एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बहुमत के संदर्भ में। भारत में या दुनिया के किसी भी देश में बहुमत का सामान्य अर्थ मतदान से या फिर वोटिंग से लगाया जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद को अनेक प्रकार के निर्णय लेने होते हैं और ये जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि विधायिका को किसी कानून को बनाने के लिए विधेयकों को पारित करना होता है और विधेयकों को पारित करने के लिए भी मेजॉरिटी या फिर बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में यद्यपि स्पष्ट तौर पर कहीं भी बहुमत के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुमत के प्रयोग के आधार पर हम लोग बहुमत को 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण बहुमत। दूसरा अफेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब कि प्रभावी बहुमत। तीसरा सिंपल मेजॉरिटी, मतलब कि साधारण बहुमत। और फिर स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब कि विशेष बहुमत। ठीक है, इस पर हम लोग डिटेल से यहां जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे। हम लोग इन विभिन्न प्रकार के बहुमत को समझें और इन बहुमत का संविधान के तहत या संसदीय शासन व्यवस्था में कब और कैसे प्रयोग होता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का अर्थ होता है सदन के कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक का बहुमत। सदन के कुल सदस्य संख्या का 50% से ऊपर। जैसे इसको अगर हम लोग समझें लोकसभा में, तो हम सब जानते हैं कि लोकसभा का वर्तमान में सीट है 543। ठीक है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन के संदर्भ में जो प्रावधान था उसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया है, इसलिए यह संख्या फिलहाल 543 है। तो पूर्ण बहुमत अगर लोकसभा का निकालना हो तो टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा डिवाइडेड बाय 2 + 1। अब अगर इस स्थिति में हम लोग लोकसभा का बहुमत निकालें तो ये आएगा 272। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग राज्यसभा के पूर्ण बहुमत को निकालना चाहें तो इसका पूर्ण बहुमत क्या होगा, 245 डिवाइडेड बाय 2 + 1। इसका मतलब कि ये संख्या होगा 123। सिंपल तरीके से फिर से समझे कि सदन के कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक की संख्या को ही हम लोग पूर्ण बहुमत कहते हैं। पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल किसी भी विधेयक को पारित करने में या किसी भी कानून के निर्माण में पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर केंद्र में सरकार बनाना हो तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, मतलब कम से कम 272 का संख्या चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। तो विधान को पारित करने में कहीं भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल नहीं होता है, यह सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार बनाए जाने के क्रम में इस्तेमाल होता है। तो ये पहला है पूर्ण बहुमत, इसको हम किनारे कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब सामान्य तौर पर होता है सदस्यों के तत्कालीन संख्या से, मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि उस समय सदन में जो उपस्थित सदस्यों की संख्या है उसको ही हम लोग प्रभावी बहुमत कहते हैं। जैसे अगर इसकी गणना करना हो कि प्रभावी बहुमत कैसे निकालेंगे, तो लोकसभा का अगर हम लोग अफेक्टिव मेजॉरिटी निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सदन की कुल संख्या, सदन की कुल संख्या, तो कुल संख्या 543 है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि सदस्यों का जो रिक्त संख्या है, मतलब किसी भी कारण से लोकसभा का कोई सीट अगर रिक्त है, ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे। मान लीजिए कि ऐसे रिक्त संख्या है सदस्यों का 13,
तब ये संख्या कितना हो जाएगा 543 माइनस 30 मतलब कि 530 अब इसका बहुमत निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ये जो संख्या आएगा ठीक है ये आएगा 266 ठीक है ये हो गया लोकसभा का प्रभावी बहुमत। ठीक इसी प्रकार से हम लोग राज्यसभा का भी प्रभावी बहुमत निकालेंगे। मान लीजिए कि जैसे कि राज्यसभा का सदस्य संख्या 245 है और 15 सीट किसी भी कारण से खाली है तो यह संख्या होगा 230 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ये जो संख्या आएगा वो क्या होगा ये संख्या 116 यहां पर आएगा ये संख्या राज्यसभा का प्रभावी बहुमत कहलाएगा। तो प्रभावी बहुमत मतलब कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्त सदस्य संख्या डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ये इस तरीके से प्रभावी बहुमत की गणना हम लोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रभावी बहुमत का प्रयोग कब किया जाता है। तो प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति आप सब जानते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते। उपराष्ट्रपति की पदमुक्ति करनी हो उपराष्ट्रपति की पदमुक्ति करनी हो और उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने संबंधी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो है आर्टिकल 67 क्लाउज बी में। तो इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा मतलब कि प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को अगर पदमुक्त करना हो तो इसके लिए भी प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष लोकसभा और उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 94 क्लाउज सी में है ठीक है। इसी प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी पदमुक्त करने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में यहां पर जो संवैधानिक व्यवस्था है वो है आर्टिकल 179 क्लाउज सी में। तो राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति की पदमुक्ति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदमुक्ति, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदमुक्ति प्रभावी बहुमत के द्वारा किया जाता है। मतलब टोटल मेंबर ऑफ द हाउस माइनस वैकेंट सीट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ये हो गया अफेक्टिव मेजॉरिटी ठीक है। इसको भी अब हम लोग किनारे करते हैं। अब हम लोग सिंपल मेजॉरिटी को देखेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है। तो साधारण बहुमत का सिंपल सा अर्थ है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक संख्या, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक की संख्या को साधारण बहुमत कहते हैं। और साधारण बहुमत को कामकाजी बहुमत मतलब कि वर्किंग मेजॉरिटी भी कहा जाता है। अब इसकी गणना अगर करनी हो तो कैसे करेंगे। तो इसकी गणना करने के लिए फिर वही जैसे कि लोकसभा का हम लोग गणना कर रहे हैं कि लोकसभा में साधारण बहुमत क्या होगा। तो इसमें हमने जैसे कि आपको बताया कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले ठीक है इतना सीट है और इसमें से कल्पना कर ले हम लोग कि 3 सीट जो है वो वैकेंट है ठीक है। और ये भी कल्पना कर लें कि कुछ सदस्य जैसे कि मान लीजिए कि 20 सदस्य ये मतदान से अपने आप को बाहर रखते हैं, मतदान से बाहर रखते हैं। तो ये संख्या हो गया 23। क्या बताया हमने कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले, तो सदन की कुल सदस्य संख्या इतना है लेकिन 3 सीट किसी कारण से अगर वैकेंट है तो ये उपस्थित ठीक है। और इसमें से वोटिंग में 20 लोग बाहर अपने आप को रख रहे हैं तो ये कुल संख्या हो गया 23। तो 543 माइनस 23 मतलब ये कि ये संख्या हो गया
530, ठीक है, 520, 520। अब इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो जो संख्या आएगा वो संख्या ही सिंपल मेजोरिटी कहलाएगी, ठीक है। मेरा ख्याल है ये स्पष्ट हो गया होगा। वैकेंट सीट और जो वोटिंग से बाहर है उन दोनों की संख्या को टोटल संख्या में से बाहर कर देंगे, घटा देंगे, 2 से उसमें डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हम लोगों का सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं इसको भी समझ लें। सिंपल मेजोरिटी का यूज कहां कहां होगा, तो सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल होगा साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को पारित करने में, ठीक है। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक को पारित करने में सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि वित्तीय आपातकाल लगाना हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज करना हो, तब भी इसी मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन इंपोज करना हो तो वहां पर भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर राज्यसभा के उप सभापति को चुनना हो तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। इमरजेंसी मतलब कि 352 को अगर वापस लेना हो, ठीक है, 352 को वापस लेना हो तब भी इस प्रकार के मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। तो साधारण विधेयक को पारित करने में, धन विधेयक को पारित करने में, वित्त विधेयक को पारित करने में, वित्तीय आपातकाल को लगाना हो, राष्ट्रपति शासन लगाना हो, उपसभापति का चुनाव हो या 352 को वापस लेना हो तो हम लोग उस दौरान इस मेजोरिटी का, जिसको कि हम लोग सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब बच जाता है स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के संदर्भ में जो मुख्य बात यह है कि ये जो 3 हम लोगों ने अभी तक बहुमत देखा, वो 3 प्रकार के बहुमत के अलावा जो मतलब कि पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी के अलावा जो सभी प्रकार के बहुमत हैं वो विशेष बहुमत कहलाते हैं, ठीक है। ये जो बचे हुए हैं वो मतलब इन तीनों को छोड़ करके वो विशेष बहुमत कहलाएंगे। संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के प्रयोग के आधार पर विशेष बहुमत को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आर्टिकल 61 जिसमें आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। आर्टिकल 249 ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है, विशेषाधिकार है, जिसके तहत राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। आर्टिकल 368 ये संविधान में संशोधन से संबंधित है और चौथा में हमने लिखा है आर्टिकल 368 प्लस 50%, मतलब कि वैसा संशोधन जो कि संविधान के संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाला हो, उसको हम लोग इस श्रेणी के अंतर्गत लाने का या रखने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इन विभिन्न अनुच्छेदों के संदर्भ में विशेष बहुमत का अर्थ देखते हैं। तो पहले हम लोग देखें आर्टिकल 61 के संदर्भ में, जिसके विषय में हमने अभी आपको बताया कि ये राष्ट्रपति को पदमुक्त करने से संबंधित है, मतलब कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, आर्टिकल 61 का संबंध उससे है। इस संदर्भ में अगर हम लोग विशेष बहुमत का अर्थ समझें तो यहां पर विशेष बहुमत का अर्थ यह है कि सदन के कुल संख्या का 2/3, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस।
तो इस तरीके से इसको निकालेंगे, मतलब कि 543 इंटू 2/3 जो संख्या आएगा वो आर्टिकल 61 के संदर्भ में विशेष बहुमत कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 249 को। 249 के संदर्भ में विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? तो जैसा कि हम आपको पहले बता रखे हैं कि 249 जो है वो क्या है, ये राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे जिस पर कि संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो 249 के संदर्भ में विशेष बहुमत का अर्थ है प्रेजेंट, मतलब कि जो उपस्थित है उनका प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3, मतलब जितने लोग मतदान के दौरान उपस्थित हैं और उसमें से जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका 2/3 संख्या 249 के संदर्भ में विशेष बहुमत माना जाएगा। अब है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 आप सब जानते हैं कि संविधान में संशोधन से संबंधित है। ठीक है, और 368 के संदर्भ में विशेष बहुमत का अर्थ है मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मतलब कि सदन का बहुमत, जैसे कि लोकसभा, तो लोकसभा का सदन का बहुमत का मतलब हुआ 543 डिवाइडेड बाय 2 + 1 मतलब कि 272। ठीक है, और इसके साथ ही इसका अर्थ हुआ प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 जो संख्या आएगा, ठीक है, वो संख्या किसी भी सूरत में सदन के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। तो 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है और इसमें दो बातें आ रही है। पहला तो कि सदन का बहुमत लोकसभा का या फिर सेम प्रोसेस राज्यसभा में भी रहेगा। राज्यसभा का अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 245 डिवाइडेड बाय 2 + 1 ये इसका संख्या आएगा, प्लस प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 जो 2/3 वोटिंग के दौरान संख्या आएगा वो संख्या सदन के बहुमत से किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है कि 368 का प्रयोग कहां करेंगे, तो 368 पहला तो संविधान में संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए 368 के तहत ये व्यवस्था या ये मेजोरिटी चाहिए होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस उनको अगर पदमुक्त करना हो तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मतलब कि सदन का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा सीएजी कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको पदमुक्त अगर करना हो तो इसी मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर राष्ट्रीय आपातकाल 352 को प्रोक्लेम करना हो, उसकी उद्घोषणा करना हो या फिर इसका विस्तार करना हो, मतलब 6 महीने के बाद फिर इसको एक्सटेंड करना हो, तो इसी प्रक्रिया के तहत यह काम किया जाएगा। ठीक है, और चौथा और आखिरी विशेष बहुमत है 368 + 50%। ये बेसिकली संविधान संशोधन का सबसे जटिल प्रावधान होता है, जिसमें कि 368 वाली प्रक्रिया तो अपना ही जाएगी। मतलब पहले ये कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, फिर से समझ लें इसको, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, और दूसरा प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 जो हमने इसके संदर्भ में आपको बताया था। तो पहले तो इसको इस तरीके से पारित होना होगा, इसके बाद इसको भारत के विभिन्न राज्यों के पास भेजा जाएगा। और अगर आधे राज्यों ने, मतलब 28 राज्य है तो कम से कम आधे राज्यों ने इसको अगर सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से पारित कर दिया, तब ये
बहुमत माना जाएगा। मतलब कि यहां पर विशेष बहुमत का अर्थ इस रूप में होगा कि पहले मेजोरिटी ऑफ द हाउस, फिर प्रेजेंट और प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3, ठीक है। और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी होने पर इसको भारत के कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन मतलब कि रेटिफिकेशन मिलना चाहिए, तब जाकर के ये बहुमत पूरा होगा, जिसको 368 प्लस 50% के संदर्भ में ये विशेष बहुमत माना जाएगा। जैसा कि शुरुआत में हम आपको बताए थे कि ये जो विशेष बहुमत है ये भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले विधेयकों से संबंधित है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लें तो राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जो प्रावधान है, मतलब कि आर्टिकल 54 और 55 में अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना हो तो इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी। अगर संविधान के 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना हो तो इसी बहुमत की आवश्यकता होगी। संविधान में संशोधन करना हो मतलब कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन का प्रावधान है इसको संशोधित करना हो तो इसके लिए भी यही मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, मतलब कि भारत के संविधान के अनुसूची 4 में जो प्रावधान है उसमें अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव लाना हो तो उसके लिए भी इसी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये है मेजोरिटी या बहुमत के विभिन्न प्रकार, जिसका कि इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के विधेयकों को पारित करने में या कानून के निर्माण के दौरान संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुमत से संबंधित जो जानकारी है वो निश्चित तौर पर आपको उपलब्ध हो गई होगी और यहां से अगर सवाल आएंगे तो आपके लिए उत्तर देना सहज हो जाएगा। तो देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। धन्यवाद।